आखिर किसने किया कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला? ईरान ने या फिर अमरीकी इंटरसेप्टर मिसाइल लगा उसे और तबाही मचा दी उसने? आए जानते हैं। तो दोस्तों, ईरान का कहना है कि उसने निशाना नहीं बनाया कुवैत के एयरपोर्ट को। उसे तो कुवैत में वाक़ सिर्फ अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया था, जबकि कुवैत के एयरपोर्ट की तबाही हुई अमरीकी इंटरसेप्टर मिसाइल से। अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी हो गई थी। उसने इंटरसेप्टर मिसाइल कुवैत के एयरपोर्ट पे फायर कर दिया था, जिसने उड़ा दिया एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल। अब गौर करें इस पे। ईरान के इस दावे का अगरचे कोई सबूत नहीं, लेकिन वजन है इसकी बात में, क्योंकि जंग के दौरान सऊदी अरब समेत कई एक मकामात पे हमले हुए थे। समझा गया था कि ईरान ने की ये स्ट्राइक्स, लेकिन ईरान ने तरदीद की थी इनकी। ये बात भी सामने आई थी कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद ड्रोन्स की कॉपी बना ली है। ईरान ने कहा था कि अमेरिका उसके शाहिद ड्रोन्स की इस कॉपी से अटैक करता है और इल्जाम ईरान पे आ जाता है। दूसरी अहम बात यह कि मार्च 2026 में कुवैत के दिफाई निज़ाम ने फ्रेंडली फायर करते हुए 3 अमरीकी एफ तैयारों को हिट कर दिया था। कुवैत का दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स रोकते वक्त अमरीकी तैयारों को ही टारगेट समझ बैठा था और हिट कर दिया था उसने। ये मुमकिन है कि इस बार भी अमरीकी दिफाई निज़ाम ऐसी ही कोई गलती कर गया हो, लेकिन अमरीका ने ईरान के इस दावे की सख्ती से तरदीद की कि अमरीकी इंटरसेप्टर मिसाइल ने तबाह किया कुवैत एयरपोर्ट का मुसाफिर टर्मिनल। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान ने जानबूझ के बड़ी प्लानिंग के साथ और बगैर किसी वजह के कुवैत सिटी एयरपोर्ट को टारगेट किया। अब आप कमेंट करके बताएं कि आखिर कौन बैंड बजा गया कुवैत एयरपोर्ट का, अमेरिका या ईरान? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ईरान अपना यूरेनियम क्यों हवाले नहीं करना चाह रहा अमेरिका या किसी और मुल्क के? आइए जानते हैं इस $1 मिलियन सवाल का जवाब। तो दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी वजह है, और वो ये कि अगर ईरान अपने यूरेनियम से दस्तबरदार हो गया तो उसके पास मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं बचेगा। अमेरिका उससे यूरेनियम लेके माहदे से फिर सकता है, दोबारा हमला कर सकता है उस पर, और फिर ईरान के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से अमेरिका उससे मुज़ाकरात करे। ये महज खदशात ही नहीं, बल्कि ऐसा हो भी चुका है। 2015 में ओबामा के दौर में अमेरिका ने ईरान से मुआहदा किया था। उस मुआहदे के तहत ईरान ने अपना 11 टन यानी 11,000 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम रूस के हवाले कर दिया था, जिसे नकारा बना दिया गया था। ये ज्यादातर 3.67% अफजूदा यूरेनियम था, उसमें 20% इनरिच्ड यूरेनियम भी था। यूं ईरान ने अपने यूरेनियम के कुल स्टॉक का 97-98% रूस को दे दिया था। सिर्फ 300 किलोग्राम यूरेनियम रह गया था ईरान के पास, और वो भी 3.67% अफजूदा था। मगर अक्लमंदी कर गया था ईरान ये थोड़ा बहुत यूरेनियम बचा के भी। खैर, फिर ट्रंप की जब पहली हुकूमत आई तो उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। बस फिर क्या था, ईरान ने भी दोबारा शुरू कर दी यूरेनियम की अफजूदगी। ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बने तो पिछले साल जून में ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पे हमला कर दिया था। B-2 बमबार तैयारों से बंकर बस्टर बम गिराए थे उन्होंने। मगर इस हमले से पहले तक ईरान 9,875 किलोग्राम यूरेनियम दोबारा अफजूदा कर चुका था। उसमें 440.9 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक अफजूदा था। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को 90% तक अफजूदा करना बहुत आसान होता है, और 90% यूरेनियम एटम बम बनाने में इस्तेमाल होता है। अमेरिका के पिछले बरस के हमलों में या तो ये यूरेनियम ईरान ने अपनी एटमी तंसीबात से किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था, या फिर ये मलबे तले दबा है। और इसी 440.9 किलो इंतहाई अफजूदा यूरेनियम समेत तमाम 9,875 किलो यूरेनियम अमेरिका मांग रहा है ईरान से। यानी ईरान का सारा यूरेनियम खुद लेने या किसी और मुल्क को देने की बात कर रहा है अमेरिका। और अगर ईरान ने ऐसा कर दिया, अपना यूरेनियम अमेरिका या किसी और मुल्क के हवाले कर दिया, तो गया ईरान। उसके पास कोई बारगेनिंग चिप बाकी नहीं रहेगी। अमेरिका मुआहदा करके तोड़ सकता है, और जब चाहे दोबारा चढ़ाई कर सकता है ईरान पर। तब अमेरिका को मुज़ाकरात की भी ज़रूरत नहीं होगी ईरान से। यही वजह है कि ईरान अमेरिका या किसी और मुल्क को अपना यूरेनियम नहीं देना चाह रहा। चलो शुक्र है, कोई तो अच्छी खबर आई, वो ये कि अब अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। आर्जी जंग बंदी कायम व दायम रहेगी, और जल्द मुआहदा हो जाएगा मुकम्मल और हतमी जंग बंदी का। इसकी वजूहात हैं 4। पहली ये कि अमरीकी पार्लियामेंट यानी कांग्रेस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात पे कदगन लगा दी है। अब ट्रंप अपने तय ईरान से जंग का फैसला कर ही नहीं सकते। उन्हें ईरान से जंग के लिए मंजूरी चाहिए होगी कांग्रेस की, और कांग्रेस उन्हें कभी इजाजत नहीं देगी इसकी, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो करारदाद पास करके ईरान से जंग के इख्तियार छीना है ट्रंप से। ऐसे में वो इन्हें इजाजत कैसे दे सकती है भला ईरान से दोबारा जंग की? दूसरी वजह है खुद ट्रंप ने अपने मुशीरों को साफ साफ कह दिया है कि अब ईरान से दोबारा जंग नहीं करेगा अमेरिका। जब तक ईरान अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाता, जंग नहीं की जाएगी उससे। और ईरान को क्या जरूरत है अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाने की, क्योंकि अमेरिका के हमलों के जवाब में कार्रवाइयां करता है ईरान।
खुद पहल नहीं करता। आरजी जंगबंदी पे कायम है वो। खैर, ट्रंप ने कहा कि सिफारती हल ही तरजीह है इनकी, इस जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहते वो। तीसरी वजह की बात करें तो वो ईरान है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी ऐसा ही बयान दिया है। कहा, ईरान के पास अमेरिका से जंग जारी रखने की भरपूर सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जंग चाहता है ईरान। यानी अमन का पैगाम दिया है अब्बास इराक्ची ने। साफ कहा कि अगर अमेरिका हमला नहीं करेगा ईरान पे तो ईरान भी नहीं करेगा उस पे वार। रही चौथी वजह तो वो है इसराइल और लेबनान का जंगबंदी पे मुत्तफिक हो जाना। अमेरिकी सालसी कामयाब हो गई इस मामले में। वॉशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में लिखा है कि लेबनान और इसराइल ने इत्तफाक कर लिया है जंगबंदी करने पे। यूं जब लेबनान में भी अमन हो जाएगा तो ईरान और अमेरिका जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान और अरब ममालिक को आपस में लड़वा दिया। अमेरिका और इसराइल वो करने में कामयाब हो गए जिसका शायद हम सब ने तसव्वुर भी नहीं किया था। लड़ाई अमेरिका और इसराइल की थी ईरान से, मगर इन दोनों ने बहुत जबरदस्त प्लानिंग से मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़वा दिया। किस कदर अफसोस की बात है ये। ईरान ने यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ओमान, उर्दन और सऊदी अरब पे हमले किए। यूएई पे बहुत ज्यादा, जबकि सऊदी अरब और ओमान वगैरह पे जरा कम। इल्जाम लगाया कि अमेरिका इन ममालिक में मौजूद एयरबेसेस से हमले कर रहा है ईरान पे, और जवाबन वो इन ममालिक पे, खासकर वहां मौजूद अमेरिकी अड्डों पे यूएई भी हमले करता रहा ईरान पे। वो तो शुक्र है पाकिस्तान बीच में आ गया और सऊदी अरब और ओमान वगैरह पे हमलों से बाज रखा ईरान को। यूएई की मुखालफत मोल लेकर ये जंग रुकवाने की कोशिश की, वरना प्लान तो ये था पाकिस्तान भी ईरान पे हमले करे। जाहिर है पाकिस्तान के अरब ममालिक खासकर सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा भी है, जिसके तहत एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर ये साजिश नाकाम बना दी। सऊदी अरब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। सिवाय यूएई के किसी और खलीजी मुल्क ने ईरान पे जवाबी वार नहीं किए। लेकिन इसके बावजूद ईरान और अरब ममालिक की लड़ाई तो हुई ना। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि मुसलमान मुल्क एक दूजे पे हमले कर रहे हैं। खैर, अल्लाह करे इससे कुछ सबक सीखे मुसलमान ममालिक और एक हो जाएं, वरना सबका नंबर लगेगा, सबका। अलविदा शहबाज शरीफ, अलविदा, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज। दोस्तों, खबरें हैं कि बजट के बाद शहबाज शरीफ की छुट्टी होने जा रही है। शहबाज सरकार का वक्त पूरा हो चुका, मगर कौन होगा नया वजीर आजम? तो जनाब, कौन हो सकता है सिवाय मोहसिन नकवी के। वंडर बॉय की तारीफ पे सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी ही पूरा उतर सकते हैं। असल में कौमी हुकूमत बनाई जा रही है। इमरान खान भी राजी हैं कौमी हुकूमत के क़याम पर, और ये खबर दी है फवाद चौधरी ने। फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान से अडयाला जेल में इस मौजू पे गुफ्तगू करने वाले एक शख्स ने उन्हें बताया कि खान साहब राजी है कौमी हुकूमत पर। यह हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करेगी और फिर 2 बरस बाद इंतखाबात हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी ने ये नहीं बताया कि इमरान खान कैसे राजी हुए पीटीआई को नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनाने पर। जाहिर है कौमी हुकूमत तो होती ही वो है जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हों, तो जब पीटीआई भी इस हुकूमत का हिस्सा होगी तो क्या उसकी मकबूलियत पे फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आखिर क्यों हटाया जा रहा है शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे से? तो दोस्तों, इसकी वजह है नाकिस तरीन कारकर्दगी। छोटे मियाँ साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखलाएंगे, मगर ठुस हो गए। वो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इकोनॉमी संभलने का नाम ही नहीं ले रही। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही हैं। उनका वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का जो इमेज बना था वो खराब हो गया। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म रहना बनता नहीं। अरे ये क्या, एक तरफ मुल्क में वफाकी हुकूमत के घर जाने की खबरें अरूज पे हैं, तो ऐन उसी वक्त नवाज शरीफ अचानक जिनेवा चले गए। जिनेवा से लंदन जाएंगे वो। लोग सवाल उठा रहे हैं नवाज शरीफ के इस दौरे पर, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान की इंतखाबी मुहिम में भी महज एक जलसे से खिताब किया नवाज शरीफ ने और फिर मुल्क से ही चले गए। इस वक्त नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना समझ से बाहर है, क्योंकि अहम कानून साजी या फिर 28वीं तरमीम की भी खबरें हैं। साथ ही इमरान खान की रिहाई की भी कहा जा रहा है। मुज़ाकरात जारी हैं इमरान खान से। कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं। इस मौके पर तो हर सूरत मौजूद होना चाहिए था नवाज शरीफ को पाकिस्तान, मगर वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि 10 जून को बजट पेश किया जाएगा और बजट इजलास में भी नहीं होंगे नवाज शरीफ। तभी तो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का अचानक मुल्क छोड़ जाना शायद इस बात का वाज़ेह इशारा है कि उनके भाई की वफाकी हुकूमत जाने वाली है। इमरान खान की रिहाई भी पक्की है, इसीलिए नवाज शरीफ चले गए मुल्क से बाहर, ताकि ये सब हो जाने पे मुश्किल में ना पड़ जाएं वो। खैर, देखते हैं कितनी सच होती हैं ये बातें।
کیونکہ اگر نواز شریف 10-15 دنوں میں واپس آ گئے تو مطلب سب ٹھیک ہے، اور اگر نہ آئے تو معاملہ واقعی ہی گڑبڑ ہے۔